मैं घर से आया था तो हमारे पास में कोई अपना विरासत के नाम पे कोई घर नहीं था। जैसे मतलब आप आ सकते हो लेकिन वो नहीं आ सकते, सब आते थे, लोग रहते थे, लेकिन हमने फिर उसके बाद एक निर्णय ले लिया कि कोई नहीं आएगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा घर के अंदर। तो यह यात्रा पहली बार कब शुरू हुई? मैं गंगा को तो वैसे ही बहुत पसंद करता था, लेकिन वहां जाके मैं मतलब एक प्रकार से मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मैं उसके अलग अलग तरीके से उसके फोटोज में सारे कैमरे में कैद कर देना चाहता। आपको यकीन नहीं होगा कि इस एंगल से उस एंगल से उधर घूम के इधर घूम के सुबह शाम दिन में जाके कैमरा सीधे मैं नदी पे पहुंच जाऊं। ये उत्तराखंड में जो है गंगा को इतना लोग मानते हैं कि जो हमारे जीवन का हिस्सा है वो, कि हमारे यहाँ लोग नहाते नहीं हैं, पहाड़ों में गंगा में नहाता नहीं है कोई। तो पहाड़ के पर्यावरण और बाहर के जो मैदानी इलाकों के पर्यावरण में क्या फर्क नजर आया? ऋषिकेश के नीचे घाट तक को इसमें ऐसा नहीं कि कोई सीवर लाइन हो या कुछ गंदगी हो, बिल्कुल चमकदार आपको पानी दिखाई देगा। जो इलाहाबाद से और बनारस के बीच का जो पार्ट है मिर्जापुर विंध्याचल, मुझे बहुत आनंद आया कई जगहों पर। जो बिहार को अगर उस समय ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कई जगहों पर नदी बहुत सुंदर है। मनिहारी से लेकर के और साहिबगंज तक गंगा के बीच में अभी भी शिप चलते हैं। गंगा यात्रा जो आपकी है जी, उसमें जो रोमांचकारी पल आए कहाँ आए? जब वो शिप आया तो उसमें जो है कम से कम 1 दर्जन कारें थी, कम से कम 3 दर्जन बड़े बड़े ट्रक थे, अरे वाह! और ये गंगा पे चला। तो ये मेरे लिए सबसे रोमांचक, मतलब मैं कहता हूँ कि इस यात्रा में जो है सबसे रोमांचक क्षण ये था। आगे जाके 4 हिस्सों में बट गई है, 6 हिस्सों में बट गई है, फिर जुड़ गई है, फिर उससे कई नदियां निकल गई है। मेरी कुछ दीवानगी है, खास तौर से मैं घूमने का बड़ा दीवाना हूँ और मुझे प्रकृति की बहुत सारी बनावट अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिनमें नदियाँ भी हैं और पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, खाइयाँ भी हैं और अनेक ऐसी जगहें जो लगता है प्रकृति ने जैसे बहुत शिद्दत से इनको गढ़ दिया हो। देखने का मैं बहुत आदी हूँ और देख देख कर ही मैं जान पाता हूँ कि इतिहास ने किस तरह की यात्राएं कहाँ कहाँ तय की हैं, और किताबें जब पढ़ता हूँ तो और अच्छा लगता है। मेरी ही जैसी दिलचस्पी वाले एक व्यक्ति को, जिसको मैं शिद्दत से कहता हूँ कि उन्होंने भी अपने आप को इसी रूप में गढ़ा है और धीरे धीरे उनकी जो यात्रा है, रचनात्मक यात्रा है, उस रचनात्मक यात्रा ने भारत के प्राकृतिक अतीत को, उसके वर्तमान को और उसके भविष्य की जो अंतर रेखा है उसे बड़ी गहराई से देखने की कोशिश की है, उसको दर्ज किया है और उसके बहाने वे उस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का जीवन व्यवहार है, अगर ये लंबे समय तक रहा तो यह प्रकृति कितने वर्षों में कितनी क्षतिग्रस्त होगी, इसमें क्या बदलाव आ जाएगा जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकर होगा, तमाम सारे जीव जंतुओं के लिए हानिकर होगा, पर्यावरण के लिए हानिकर होगा। उस व्यक्ति का नाम है विद्याभूषण रावत। विद्या भाई मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में हैं। मित्र इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वैचारिक तौर पर लगातार जद्दोजहद करते रहते हैं और सही मायने में हमारे बीच में कोई बनावट नहीं आती है कि हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए ये सिद्धांत है, इस पे लागू ही करना है इसको। हम सहज ही अपने जीवन को चलाए चले जाते हैं, बहुत करीब हैं। विद्या भाई का जीवन ही संघर्ष से शुरू हुआ। बचपन में ही पिताजी के न रहने का जो दुख है वो इनको झेलना पड़ा और उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती बहुत सारे लोगों का जो साक्षात्कार किया और जिस इज्जत के साथ उनको प्रस्तुत किया, उससे लगता है कि जिस पीढ़ी को वे देख नहीं पाए, उस तरह की पीढ़ियां जब मिलती हैं तो इनको लगता है कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक दायरे को बढ़ा रहे हैं। विद्या भाई जब पहाड़ से दिल्ली आए तो दिल्ली में मुल्क राज आनंद जैसे कद्दावर लेखक से इनका आमना सामना हुआ और उनके साथ रहने लगे।
मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के ऐसे लेखक हैं जिनके लेखन में पंजाबी के मुहावरे और गालियों का इतना शानदार इस्तेमाल हुआ है कि कुली और अनटचेबल जैसी कालजयी कृतियों को पढ़िए, तब पता लगेगा कि वास्तव में पंजाब किस रंग का है। और विद्या भाई की यात्राएं फिर वहाँ से बहुत तेज़ी से चली। दुनिया के तमाम सारे देशों में ये गए, वहाँ के किसानों से मिले, वहाँ के मज़दूरों से मिले, वहाँ के नेताओं से मिले, वहाँ की स्त्रियों से मिले, वहाँ के तमाम दूसरे काम करने वाले लोगों से मिले। और उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि किस तरीके से दुनिया की सभ्यताओं का विकास हुआ और किस तरीके से उन्होंने मनुष्यों को अपने यहाँ गढ़ा है। वो भारत को भी देख रहे हैं, भारत की जाति व्यवस्था को देख रहे हैं, जाति व्यवस्था के तहत जिस तरह के विचार पनप रहे हैं और आत्महंता हो गए हैं, अब उनको भी वे शिद्दत से देख रहे हैं। उनका क्षेत्र समाज विज्ञान भी है, उनका क्षेत्र पर्यावरण भी है, उनका क्षेत्र साहित्य भी है, उनका क्षेत्र इतिहास भी है। और आंदोलनों की तफसील दर्ज करने का तो उनका रिकॉर्ड है। आज से 15 साल पहले मैं सोचता था विद्या भाई ये क्या करते रहते हैं, जिसको देखिए उसी के सामने अपना माइक बढ़ा देते हैं और कैमरा चालू कर देते हैं। बाद में मुझे लगा कि नहीं, हर चीज़ को इतिहास के एक पात्र के तौर पर देखने का नज़रिया अगर हम विकसित नहीं करेंगे तो हम कुछ भी संजो नहीं पाएंगे। और यह मैं स्वीकार करता हूँ कि विद्या भाई से मैंने यह सीखा कि अगर आप पूरा लेख तैयार करते हैं, अगर आप आर्काइवल वैल्यू की चीज़ें करते हैं, तो आपको हर जगह बिना भेदभाव के जाना चाहिए। और विद्या भाई को मैंने हमेशा देखा, और बिना भेदभाव के जिस जगह पर उन्होंने देखा कि यहाँ एक चरण इतिहास का दिख रहा है, तो उस तक वे गए। उन्होंने शिद्दत से काम किया। कई वर्षों से वे नदियों की यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने कर्णाली नदी, जो कि नेपाल में बहती है और आगे भारत में आकर वो घाघरा नदी में बदल जाती है, उस पर काफ़ी काम किया। उस पे बनाए जाने वाले जो बांध हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा उसके प्रवाह पर और उसकी दिनचर्या पर। उसको शारदा नदी को उन्होंने देखा, घाघरा को लंबे समय तक उन्होंने यात्रा की, चंबल नदी में गए, यमुना नदी की तरफ गए और गंगा का बहुत दूर से पीछा किया, बहुत दूर से शुरू किया उसका पीछा करना। और उसके किनारे किनारे होते हुए वे लगभग बंगाल के अंतिम छोर तक पहुँचे। नदियों की उनकी दिलचस्प यात्राएं असल में प्राकृतिक सभ्यताओं की यात्राएं हैं, जो एक ही देश में अनेक रूपों में विद्यमान है और अनेक उनके पड़ाव हैं, अनेक उनके मुकाम हैं। विद्या भाई से आज हम रूबरू हैं। हम मलवाबर में, विद्या भाई भी दिल्ली से चले आए हैं, मैं भी बनारस से चला आया हूँ। उनके आश्रम में हम बैठे हुए हैं, बतकही करने जा रहे हैं। विद्या भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या भाई ये बताइए, कहा जाता है कि उत्तराखंड यानी पहाड़ी आदमी, पहाड़ों से तो उसका जन्मजात परिचय होता है, लेकिन जब वो दिल्ली आता है यानी मैदान में आता है तो पहाड़ उसके लिए नॉस्टैल्जिया भर रह जाता है। लेकिन आपका आगमन पहाड़ों में लगातार होता रहता है, आपकी यात्राएं होती रहती हैं, मैदान में भी आप जाते हैं और नदियों के किनारे भी आप चल रहे हैं। ये क्यों कर हुआ कि प्रकृति के इन तमाम सारी संरचनाओं ने आपको अब तक छोड़ा नहीं, आप उससे बंधते ही जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड से जब मैं दिल्ली आया था तो वो भी एक दौर था। मैं जैसे अपने परिचय में कहा कि मेरा एक संघर्ष था। संघर्ष तो मेरा पढ़ाई से ही शुरू हो गया था और तब से मैं मतलब अपने आप काम करके ही पढ़ाई किया। तो जब दिल्ली आया था तो वो दौर था मंडल कमीशन का और मंडल विरोधी आंदोलन सब जगह थे। तो वहाँ पर भी देखा मैंने बहुत नज़दीकी से और मीडिया का अध्ययन भी किया, पूरे चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा कि किस प्रकार की स्थितियाँ हैं।
देश भर में भी घूमा इतने सालों में, लेकिन जो पूरे सवाल थे जिनमें मैं एक्चुअल में काम कर रहा था, ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के प्रश्न और प्राकृतिक संसाधनों के प्रश्न, वो क्योंकि बहुत सालों से पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने हर ज़िले में जाके देखा क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार से जो दलित शोषित जातियों का शोषण है, उनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं। लेकिन ये जो पर्यावरण के प्रति जो धारणा थी उत्तराखंड में मेरे जाने का, क्योंकि कोई जगह नहीं थी। ये मैंने पहले ही बताया कि जब मैं घर से आया था तो हमारे पास में कोई अपना विरासत के नाम पे कोई घर नहीं था। मतलब जहाँ पैदा हुआ था, रहा था, उसके बाद से वो घर किसी के हाथ में चला गया, रिश्तेदारों के, तो वहाँ कभी जा नहीं पाए। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ जाने के लिए बहुत हमको ढूंढना पड़ता था चीज़ें, कैसे जाएं, क्या जाएं। उसका एक दूसरा कारण भी था जो अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब आपको बता दूं कि क्योंकि ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बोलता नहीं हूँ लेकिन बोल रहा हूँ। एक कहानी तो मेरे परिवार के उस समय के, जब मेरे पिता की मौत के बाद मैंने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के दूसरा पल भी मेरा आया, जो जब मैं दिल्ली आया, फिर मेरा एक मतलब रिलेशनशिप बना, प्रेम हुआ, जो मेरी पत्नी है नमिता के साथ में, वो लखनऊ की रहने वाली थी जी। और बहुत सालों तक हम पत्र मित्र थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे, और ऐसे पत्र मित्र मेरे बहुत सारे थे। मतलब पत्र मित्र ने जैसे डॉक्टर मुल्क राजानंद बने, और ऐसे काफ़ी लोगों को मैं लिखता था, क्योंकि मैं बाहर निकल, छटपटाहट थी अपने अंदर बाहर जाने की। तो जब मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद यहाँ पर अपने लिए कुछ काम ढूंढने लगा, मैंने 1 साल मास मीडिया का कोर्स भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। उसके बाद फिर मैं लगातार ह्यूमन राइट्स और ये दलित सवालों पर जुड़ता रहा। लेकिन जैसे होता है, हर एक जवान उम्र का सवाल होता है, तो आदमी को पार्टनर्स की तलाश होती है, देखते हैं। तो जिसके साथ मेरा इतने समय से वो एक पत्र व्यवहार चलता था, तो बहुत क्लोजअप हमारा हो गया था। तो दिल्ली आने के बाद ही मैं, मतलब करीबन आप समझ लीजिए कि लगभग 5-7 साल बाद हमारी पहली मुलाकात हुई। अच्छा। लखनऊ में। और उस समय तक मुझे उनका पता नहीं था कि उनकी फिजिकल वो कैसी है, और सब। खैर हम लोग मिले, और फिर मैंने उनको देखा। तो क्योंकि पत्र मित्रता से ऐसा भी नहीं था कि हम लोग कोई पहले से ही प्लान कर रहे थे कि हम मैरिज करेंगे, तो एक दोस्ती थी। लेकिन फिर भी जैसे मैं मिलने के बाद मुझे जो है उनके प्रति और एक अट्रैक्शन हो गई। और जब मैं आया तो ऐसे, मतलब मुझे याद है कि 1991 में उनको मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, पत्र एक दूसरे के साथ चलते चलते। उन्होंने भी कोई ऐसा वो नहीं जाहिर किया कि उनको हमसे प्यार है, और हमने भी नहीं किया। बस हम लोग एक दूसरे के साथ लिखते थे, कुछ सवालों पर कुछ चीज़ें होती थी, ऐसी है दुनिया, जैसे आपस में युवा लिखते हैं जी। और लेकिन 1993-94 तक आते आते थोड़ा सी स्थितियाँ बदल रही थी, और थोड़ा सी ये हुआ कि मुलाकातों का दौर बढ़ा, दिल्ली से जाता था। तो जब 94 में जो है एक निर्णय मैंने ले लिया कि अब मैरिज कर देना चाहिए, क्योंकि एक राइट टाइम पे एक डिसीजन होता है ना, तो फिर वो लिंगरिंग करता रहता है। और ऐसा था नहीं कि कोई मेरे को करके देता, घर से घर वाले करते, कहीं और जगह करते, तो वहीं होता। तो मैं उस समय तक मेरा वैचारिक ही बहुत क्लियर कट हो चुका था, काफ़ी हद तक। मैं डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को पढ़ चुका था, और एग्रेसिवली जो था उसको परस्यू कर रहा था। तो मैंने दिमाग में भी था कि भाई शादी होगी तो बाहर होगी, जैसा भी हो, लेकिन अपने मर्जी से होना चाहिए, और संविधान के हिसाब से हो, और इसमें कोई ब्राह्मण कहीं से नहीं आएगा। किसी प्रकार से हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा कि ये शादी होगी सिंपल मैरिज, जो संवैधानिक तौर पर। तो हमने किया। अब उस समय तक, जब तक ये चीज़ें थी, हमारे घर में इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरी पत्नी को जो है उसका फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो फिर जैसे परिवारों में होता है एक दूसरे को कि भाई नहीं जाएंगे, मिलेंगे कुछ लोग जा करके, तो कोई लोग गए, 1-2 लोग गए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा। तो उनको मिलने के बाद मैंने भी पहले बता दिया था कि ऐसी स्थिति है, और यह है कि वो मेरा डिसीजन अंतिम है, आपको केवल सूचना दे रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने ये लिखा कि भाई आपको एक सूचना दे रहा हूँ, और मेरी जो ये मित्र हैं, इनका थोड़ा सी शारीरिक वो है, प्रेशर है, तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा दबाव की एक राजनीति हुई। और
मैं ये जानता था कि परिवार में तो हमारे मतलब कुल मिलाकर के 3 भाई, 1 भाई और 3 बहनें थी बड़ी। और माँ थी तो माँ जी तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी एग्रेसिव नहीं थी, सीधी सादी महिला थी। तो हाँ, अब हालांकि हर एक का होता है कि भाई बच्चा हमारी अच्छी मैरिज करे, अच्छा हो, तो एक नेचुरल उनकी चिंताएं होती हैं। जी जी। और उस चिंता को मैं वाजिब मानता हूँ, होता भी है कि भाई कैसे करेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा। लेकिन जो लोग हमारे साथ में आते नहीं थे कभी, वो इसमें टांग अड़ाने लगे और बहुत सारी कोशिश की कि ये किस तरह से रुक जाए मामला। लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तो हम हो गए। अब विवाह लखनऊ में हुआ, कोर्ट में हमने शादी की और सबको एक पार्टी दे दी और सब चले गए। मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो 4-5 दिन के लिए हमारे साथ आए, दिल्ली में हमारे घर पे रहे। सब असेसमेंट करना चाहते हैं कि ये काम कैसे करती हैं, कैसे रहती हैं, क्या इनका चलेगा नहीं चलेगा। ये जैसे होता है एक नेचुरल इन्वेस्टिगेशन। अब पहले तो शादी से कर रखा है, उसके बाद जानने की कोशिश की। ये सब होने के बाद जब वापस चले गए सब लोग, तो एक बड़ा अजीबोगरीब चीज़ हो गई। वो अजीबोगरीब चीज़ क्या हो गई कि हम लोगों का जो है एक प्रकार से अनडिक्लेयर्ड बॉयकॉट हो गया। अच्छा। सब जगह से। तो ये बॉयकॉट ऐसा है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि हमको बुलाए। तो जैसे क्या होता था कि वो मेरे को कॉल करेंगे तो तुम आ जाओ। तो वो जैसे मतलब आप आ सकते हो लेकिन वो नहीं आ सकती। फिर ऐसा हुआ तो वो निर्णय मेरा ये था कि जब मुझे बहुत गुस्सा आया, एक बार मैं गया हमारे दोस्त के साथ, एक डॉक्टर महिपाल जो अब रिटायर हो गए हैं, कृषि मंत्रालय से। हाँ कृषि मंत्रालय में ऑफिसर थे। हम लोग गए, तो जब हम गए तो कई लोग थे रिश्तेदार जो हैं देहरादून में इधर उधर। तो वहाँ गए, वो हमको मिलने आ गए जहाँ हम थे होटल में। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे घर आ जाइए या आइए, कितना दिनों बाद आ रहे हो, मिलेंगे। तो एक वो जो उस चीज़ ने जो है मतलब मेरी पत्नी को भी बहुत आहत किया। और वो मतलब एक परमानेंट आहत होती है। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से वो हट जाए। उससे जो मानसिक असर पड़ता है, उससे जो पूरा तनाव होता है। तो मैंने भी उस समय, क्योंकि उस समय तक हमारे घर में भी लोग आते थे दिल्ली में, चाहे हमारा 1 कमरे का मकान था, चाहे 2 कमरे का था, चाहे 3 कमरे का था, अलग अलग दौर में सब आते थे, लोग रहते थे। लेकिन हमने फिर उसके बाद एक निर्णय ले लिया कि कोई नहीं आएगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा घर के अंदर। जो आएगा बाहर ही मिल के चले जाए अपना, उतनी कहानी ख़त्म। आए, दिन में नमस्कार किया, चाय पिलाई कहीं होटल में और चलो। तो हमने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि जब कोई तुमको नहीं बोल रहा है तो अब हम दोनों का घर है, केवल मेरा नहीं है। तो जब हम दोनों का घर है तो हम दोनों का ही जो वैसा होगा वही, और नहीं तो नहीं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सालों तक हम घर नहीं गए। अब कहीं जाने का था ही नहीं, किसके घर पे जाए, कोई बुलाने वाला नहीं जी। तो 2012-13 में जो है जाके मेरा एक दोस्त था जो अब उसकी डेथ हो गई है, वो वहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन बना जी। तो उसके जरिए फिर हमने शुरुआत की वहाँ जाने की। हम अपने ही घर में नहीं रहते थे, हम स्कूल में रहते थे, खाली होता था जून के महीने में। और जहाँ से बहुत सारे लोग जाते थे, सारे लोग वहाँ गए हुए। तब इन लोगों ने देखा कि कैसे मैं मेरा घर है, ट्रेडिशनल घर है, उसको मैं उसके दरवाजे पे भी नहीं जा सकता क्योंकि वो सब बंद पड़ा हुआ है और वो है। तो एक क्या हुआ कि ये जो पूरी चीज़ें थी, और मेरा क्योंकि पहाड़ से रहता था तो जंगल का सवाल था, तो मैं तो जाता था। उत्तराखंड में जो एक केस मैंने किया, लड़ा, दलितों का केस था, वो 20 साल लड़ा है। वो शहीद उधम सिंह नगर में था। 1167 एकड़ ज़मीन मैंने वापस करवाई सरकार को। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि वो दलितों का मामला था, तो जो सवर्ण लोग थे उनका उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब उत्तराखंड के आंदोलन भी चल रहा था तो ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो इसके कारण से मैं कई बार जा नहीं पाता था। और ना लोग मिलते थे, लेकिन पहाड़ के जो पूरा एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, जो नदियाँ हैं, जो घाटियाँ हैं, उनसे मेरा लगाव रहा। और इसलिए मैं लगातार उन सवालों पर इस सारे घूमने के बाद भी मुझे लगा कि ये सवाल जो है, खास करके गंगा का सवाल, जो मैंने कहा कि ये मेरे को जब मैं पहले 8-9 साल का था, उस समय पहली बार ऋषिकेश गया था, तो मतलब अभूतपूर्व है। मतलब उसको देखेंगे तो इतना खूबसूरत मंजर आपको दिखाएगा, इसलिए मैंने जाना वहाँ ये पर। जो सामाजिक व्यवहार से पैदा हुई जो विरक्ति है, उस विरक्ति ने आपको प्रकृति की ओर मोड़ दिया? कुछ हद तक डेफिनेटली। और फिर प्रकृति को आप देखने लगे और उसको किन किन हालात से गुजर के कौन सी चीज कहाँ गई है उसको फॉलो भी करने लगे आप? जी। तो यह यात्रा पहली बार कब शुरू हुई थी?
देखिए पहली बार मतलब वैसे तो क्योंकि पहाड़ों में थे तो जरूर नदियों का और उसमें था, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर भी एक नदी का संगम होता है और वो खो नदी वहाँ से बनती है, जो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और लेकिन उस दौर में हमको इतना एहसास नहीं था उस चीज़ का। एहसास मतलब बाद में जब ये पूरे डैम बनने लगे, टिहरी का डैम बना तो टिहरी शहर पूरा डूब गया। तब भी क्योंकि पहाड़ था तो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसे होते थे ना उतना देने के क्षमता होती थी कि बसों में बैठ करके लोग उतना दूर तक जा सके। मतलब बहुत खतरनाक रोड्स होते थे, बहुत कम। तो एक जगह से दूसरी जगह का वहाँ रहते हुए उस दौर में तो बहुत मुश्किल था। अब तो फिर भी सड़कें काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। तो इसमें जो पहली बार मैं मतलब अभी उसको बोलूँ तो 2013-14 के बाद से बहुत हमारा बढ़ गया था। तो 2012-13 के बाद जब मैंने कहा कि पहली बार हमने वहाँ शुरू किया कार्यक्रम, तो हम उत्तर प्रदेश के और बिहार के और जो हमारे लोग होते थे, मित्र लोग, वो जून के महीने में वहाँ बैठते थे। अच्छा। और जब बैठ के मतलब ऐसी 2-3 दिन वर्कशॉप ऐसी जैसे ये है, वो स्कूल खुलवा देते थे, तो स्कूल बंद होते सारे लोग आते, कुछ ना कुछ चर्चाएं होती थी। और फिर वहाँ से हम एक राउंड जो है, जब मैं वापस दिल्ली आता था तो सबको लेके अपना घर से कभी गांव के रास्ते, दूसरे ऋषिकेश के रास्ते, वो घूमते घामते आते थे। तो उससे फिर ये हुआ कि जब देखा वहाँ पर कि पहाड़ों का दोहन हो रहा है, नदियों की हालत ख़राब है, तो फिर लगा कि कुछ इन चीज़ों को लेकर के कुछ काम होना चाहिए। अच्छा, आप जब ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो लगता था कि प्रकृति हमारा जो है भविष्य तय करती है, लेकिन बहुत सारे लोग सांगठनिक रूप से काम कर रहे थे। उत्तराखंड में पर्यावरण और पेड़ बचाने के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन चला। रेणी गांव की वो महिला जो है गौरा देवी और भी तमाम सारी जो विभूतियां वहाँ रही हैं, वो पर्यावरण, पहाड़, पेड़, नदी बचाने का जो पूरा आंदोलन था। तो दो तरह के पक्ष दिखते थे साफ साफ। एक विकासवादी पक्ष जो कि हर चीज को तहस नहस कर देना चाहता था, और एक स्थानीय लोग जो कि उसको बचाने का काम कर रहे थे। कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो दोनों चीजें चल रही हैं समानांतर और एक दूसरे को पछाड़ने की उनकी जो शैली है, उससे बहुत खास बात नहीं बन रही है? क्योंकि उत्तराखंड काफी खोद दिया गया है, बहुत और पर्यावरण वाले लोग वहीं काम भी करते रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि उनके हाथ में सत्ता थी और उन्होंने बहुत सारे निर्णयों में अपनी जो भागीदारी है उसको मजबूत नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन वो जनता का सवाल नहीं बन पाया, ऐसा लगता है। जनता विकासवादी मोर्चे पर ही समर्थन देती रही। इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखना चाहिए, कैसा आप समझते हैं? देखिए, मेरी जब मैंने शुरू किया था इस पर्टिकुलर यात्रा जो मैंने गंगा की जहाँ से अपने गोमुख से लेकर के या गंगोत्री से लेकर के, तो 2021 में किया जी। इससे पहले 2020 में मैं रुद्रप्रयाग से आगे गया था। मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था गंगा तुम बहती रहो। छोटी सी थी, क्योंकि जब मैं रुद्रप्रयाग गया तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। और जैसे वो संगम मतलब मैं होटल, हमारा जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल में हम रहे, तो होटल के रूम से ही सामने संगम होता है और बहुत खूबसूरत है, मतलब अभूतपूर्व मैं बोलूँगा। और मेरे लिए ये था कि मैं गंगा को तो वैसे ही बहुत पसंद करता था, लेकिन वहाँ जाके मैं मतलब एक प्रकार से मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मैं उसके अलग अलग तरीके से उसके फोटोज में सारे कैमरे में कैद कर देना चाहता। आपको यकीन नहीं होगा कि इस एंगल से उस एंगल से, उधर घूम के इधर घूम के, सुबह शाम दिन में जाके कैमरा सीधे मैं नदी पे पहुंच जाऊं, तो दूर से देखूं तो कैसा लग रहा है, सुबह 6 बजे कैसी लग रही है, 8 बजे सूरज की किरण आ रही तो कैसे लग रही है। मतलब वो जो शैली वर्ड्सवर्थ के जैसे पोएट्री है ना, बिल्कुल ऐसे हल्का होता है, जो पानी आता है उसकी बूंद पहली पड़ती है, मुझे लगा कि मतलब ये अभूतपूर्व है। और जब वापस आ रहे थे वहाँ से, तो रास्ते में देखा बहुत ज़्यादा, मतलब वो तुड़ान हाईवे के लिए बहुत ज़्यादा, तो वो पूरा का पूरा जो डंपिंग जोन है वो नीचे बन के,
तो लगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है, क्या बोलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति वाला है। और विध्वंसकारी हाँ, तो स्थितियां मैंने इतनी उस पर ज्यादा लिखा भी ये काफ़ी। और फिर हमारे कुछ ये था, संकट था कि कैसे जाए। तो हमारे एक दो मित्रों ने इस पर कहा कि भाई हम आपको कुछ संसाधन उपलब्ध करा देंगे, आप थोड़ा सी जाइए, जो भी है। हमने कहा भाई कम से कम मैं अगर कर पाऊँ इस चीज़ को तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तराखंड में कम से कम जहाँ पर गंगा बहती है उसका ये काम कर सकूँ। तो फिर ये मेरे को ख्याल है, मैं मतलब अपना, क्योंकि इतना देखा था कैसे जाना है, तो उस समय मेरा आइडिया ये नहीं था, कदापि नहीं आइडिया कि मैं उत्तराखंड के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनका संगठनों को कोई चुनौती बन के वहाँ पर जाऊँ, कभी भी नहीं, ना आज भी नहीं सोचता मैं। क्योंकि ये सवाल वैसा था ही नहीं, मेरे दिमाग में केवल एक सवाल था बहुत समय से जो आ रहा था कि उत्तराखंड के अंदर जो है, जो शायद मैंने जब गाँव के लोग ने कुछ लेख लिखे थे उसमें भी है ये जाहिर, जी। कि उत्तराखंड में जो है गंगा को इतना लोग मानते हैं कि जो हमारे जीवन का हिस्सा है वो, मतलब मरेंगे भी तो गंगा की घाटी पे ही जाके हमारा संस्कार होगा, चाहे। और हर नदी को गंगा बोला जाता है, ये भी है। अच्छा। हाँ, हर नदी को गंगा बोला जाता है। और तो मेरे दिमाग में था कि जब जिसका इतना विशाल महत्व हो सांस्कृतिक, कि हमारे यहाँ लोग नहाते नहीं हैं पहाड़ों में, गंगा में नहाता नहीं है कोई, ये भी समझ लीजिए। गंगा में नहाने की प्रक्रिया ये केवल ऋषिकेश के बाद की शुरू होती है, मैदानी इलाकों से ऊपर कोई नहीं नहाता। बहुत पुराने बाबा कोई ऋषि उसी नहाते होंगे, घर से लोग नहाने के लिए नहीं आते। इतना ठंडा पानी इतना फास्ट होता है कि बह जाएगा आदमी उसमें। तो मैं ये सोचा कि इतना जिसका महत्व इतना बड़ा है उसके पर इतना अत्याचार हो रहा है, और उसको वो कोई चुनावी मुद्दा वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या सवाल है, क्यों है ऐसा, क्यों है? ये मेरे दिमाग का सबसे बड़ा था कि क्यों जिस जगह चिपको जैसे आंदोलन चली तो क्या हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या कारण है? यही सोच के मैंने सोचा कि इसको करना चाहिए। और मैं इस उद्देश्य से गया, खुद को समझने के उद्देश्य से। मैं कोई रिपोर्ट नहीं फेंकना चाहता था कि बड़ी बड़ी, और मैंने साफ तौर पे सोचा कि मैं एजेंडा बेस्ड इस समय वर्क नहीं करूंगा। वो हो सकता है कि कोई एजेंडा ढूंढे लोग, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो जैसे देख रहा हूँ उसके बाद में इसको एसेस करके अभी मैं चाहता हूँ कि गंगा की जो महत्व है और वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे नदियाँ बन रही हैं हमारे, किस प्रकार से, उस पर फोकस करूँ। लेकिन हाँ, उसके चलते चलते ही मेरी बातों से अपना भी जाहिर हो जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं उसके लिए एक सरकार या दो नेताओं को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ये पूरा सिस्टम ने अत्याचार किया है। पूंजीपतियों के लालच ने पूरी दुनिया की प्रकृति को तहस नहस कर दिया। और मैं एक जो उपन्यास पिछले दिनों आया था उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, किस्सा गो नाम से, जो तीसरी दुनिया के देश हैं अच्छा, मतलब ग्लोबल साउथ, थर्ड वर्ल्ड। हाँ, उसमें एक आदिवासी समुदाय के उजाड़े जाने की कहानी है। और यही बहस चल रही है कि उजाड़ा जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि नीचे बहुत माल है। जैसे नियमगिरी के पहाड़ों पर बसे हुए कौन डुगरिया कौद जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल सोने पर बैठे हुए हैं, तेल पर बैठे हुए हैं, नीचे से खोद दो बैठ जाए मर जाए, ये चीजें हैं। ये जो पहाड़ों में लगातार चीजें चलती रही, विरोध भी चलता रहा, विरोध कभी। बिल्कुल। आपने जब बताया कि चुनावी मुद्दा नहीं बना तो इसका मतलब है कि आंदोलन लगातार कमजोर किया जाता रहा। उसमें जो लोग आए उनके निहित स्वार्थ थे, वो तो चमकते रहे, लेकिन आंदोलन जी बिल्कुल धूसरित होता रहा। आप जब वहां से आगे नदियों के किनारे किनारे दूर तक गए तो पहाड़ के पर्यावरण और बाहर के जो मैदानी इलाकों के पर्यावरण में क्या फर्क नजर आया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, पहाड़ में जो था नदियाँ चमकदार हैं अभी भी। ऋषिकेश और हरिद्वार तक लोकल गंगा में जो है अमूमन जो है मतलब इतना प्रदूषण नहीं है, और देवप्रयाग तक तो बहुत शुद्ध है पानी। ऋषिकेश के नीचे घाट तक को इसमें ऐसा नहीं कि कोई सीवर लाइन हो या कुछ गंदगी हो, बिल्कुल चमकदार आपको पानी दिखाई देगा और बड़ा आपको आनंद भी आएगा। तो जो नदी का जो बेसिक फीचर है वो उसमें कोई वो नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो समस्या आई है वो
गंगा के किनारे जो रोड्स हैं चौड़ा चौड़ा करने के नाम पर जो जो पूरा पहाड़ों का दोहन हो रहा है और जो उस पर 50 किस्म के बांध बन रहे हैं उसके कारण से, क्योंकि नेचुरल फ्लो जो है रुक जाती है नदी की कई जगहों पर है, बहुत सी उस पर हर जगह पे, क्योंकि एक अगर देखें तो नदी की रफ्तार बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है और उसके कारण से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं हर जगह पे, उस रफ्तार का फायदा उठा। हाँ उस रफ्तार का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन पानी की क्वालिटी पे असर नहीं पड़ता और पानी कम भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड स्टेट के अंदर इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट में पानी कम हो जाता है नदी में, लेकिन वहाँ क्योंकि जितना जाएगा उतना ही वापस आ जाता है पानी, और पानी की सफाई पे और इस पर कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ अगर कभी रुक गया पानी इकट्ठा करने के लिए तो हाँ जो मछलियाँ हैं जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती हैं, मैंने बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी तबाह हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल हुई भी है। जैसे अब की बार भागीरथी का पानी जो था, जो टिहरी बैन में कोई सफाई हो रही थी, तो वो कुछ 1-2 महीने के लिए उन्होंने वो कम कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो मछलियाँ जो है वो नीचे रिवर्स पे ख़त्म हो गई। तो ये तो जब बांध कहीं कहीं बनेंगे बैराज बांध, वो ये हर जगह के लिए एक ही समस्या है। अब नीचे जब हम आते हैं मैदानी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों में तो 3-4 किस्म की समस्याएं हैं। पहली समस्या तो है कि गंगा का पानी गटर का पानी हो गया है, सीवर पानी जिसे बोल सकते हैं हम, वो स्टार्टिंग जो है वो हरिद्वार के नीचे से ही शुरू हो जाती है, हरिद्वार से ही स्टार्ट हो जाती है असल में, लेकिन हरिद्वार के बाद आप बिजनौर आएंगे, बिजनौर के बाद आप गढ़मुक्तेश्वर आएंगे, और गढ़मुक्तेश्वर से फिर कन्नौज, और फिर ये आती है कानपुर। तो कानपुर में इसका सबसे महत्व उसे पहुंच जाती है कि नदी कहीं नजर नहीं आती है, जमीन ही आती है नजर। पूरा पॉल्यूशन इतना साफ तौर पे जो है, मैंने सीवर लाइन के इतने बड़े बड़े नाले देखे हैं वहाँ पर कि हमको बहुत दुख होता है कि लोग उसमें पूजा भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर अत्याचार हो रहा नदी के ऊपर, तो कोई एक सवाल। मुझे लगता है फर्रुखाबाद से लेकर इलाहाबाद के बीच में गंगा नदी सबसे नारकी स्थिति में है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से दिल्ली से लेकर और आगरा तक जो है, हाँ यमुना की हालत यमुना बहुत खराब है। यमुना को जैसे बचाया और नदियों ने, जो आपने उसमें लेख में हमने लिखा था कि भाई चंबल ने यमुना को बचाया, क्योंकि चंबल को ये बोलते हैं श्रापित नदी बोलते हैं, तो श्रापित नदी के कारण चंबल में कोई पूजा पाठ नहीं होता, ना कोई उधर उद्योग है, तो इस कारण से जो है वो साफ रह गई। यमुना के किनारे तो बड़े फैक्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी गंगा जो है कानपुर में उसका सबसे भयंकर वो था। उसके बाद जब हम इलाहाबाद से उसको देखते हैं, तो इलाहाबाद से जो है और बनारस तक की गंगा की यात्रा बड़ी खूबसूरत है असल में, उसको सारे लोग नहीं जानते हैं। वो कई तरीके से उत्तर और दक्षिण पूर्व बहुत बेहतरीन है, और मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी अगर मौका मिले जरूर करिए। मैंने तो किया है। अच्छा जी। तो वो इतना बेहतरीन है कि मतलब जब हम लोग नॉर्मल इलाहाबाद और बनारस को ट्विन टाउन समझ लेते हैं, ट्विन सिटीज, और ट्विन सिटीज तो है, लेकिन उनको गंगा की जो यात्रा है बहुत घुमा के है जी। मतलब आप समझ लीजिए कि मिर्जापुर से होके है और चुनार आता है, तो ऐसा घूम के लगभग प्रवाह जो है वो 350 किलोमीटर है, और बनारस और इलाहाबाद की दूरी 125 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घुमावदार यात्रा है गंगा नदी की। एब्सोल्युटली। और वो जहाँ घूमती है वहाँ तो कई गांव डूब गए हैं। मैंने तो बहुत सारी स्टोरी की उसमें। इलाहाबाद से बनारस के बीच में इलाहाबाद पड़ता है, जनपद भदोही पड़ता है, दूसरी तरफ मिर्जापुर पड़ता है, और उसके बाद बनारस आता है। बिल्कुल। 4 जिलों के बीच का वो प्रवाह लगभग 350 किलोमीटर का फैला हुआ है, और उसमें नदी की पूरी बनावट इतनी विविधतापूर्ण है कि आप नहीं कह सकते कि एक ही नदी है। कई बार तो धाराएं जो है बीच से जो है वो आके एकदम वो हो गई हैं, जैसे भटौली घाट का जो पुल है उस पर भी कई बीघे का वो डेल्टा खड़ा हो गया है। तो बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये जो ये यात्रा है, अब जैसे वहां से चलती है तो इधर कोई बड़ा औद्योगिक शहर नहीं है कानपुर की तरह जो है, तो थोड़ी सी नदी बची हुई है, लेकिन नदी बनारस तक बची है। बक्सर के आगे पटना और फिर उसके बाद उधर आगे तक तो थोड़ा और गड़बड़ है। कि जो पर्यावरण का जो 3-4 चीजें थी मैदानी इलाकों में, एक तो ये था कि पानी का जो पानी में जो पॉल्यूशन है, तो ये तो कानपुर के बाद थोड़ा स्थिति ठीक होती है, मतलब बनारस और ये मिर्जापुर इलाहाबाद के बीच में, क्योंकि यमुना काफी मिल जाती है और यमुना में भी चंबल का पानी है, तो इस कारण से जो है
वो ठीक रहता है वहाँ पर। बनारस में आके फिर जो है क्योंकि विशालता बढ़ जाती है नदी की, और जो ये दूसरी जो वरुणा और वो आपकी असी, वो जो नाला ही नाले है, की तरह। हाँ, अब वो दोनों नाले ही हो गए हैं। और वो जहाँ पर है वहाँ पर तो बड़ा खराब लगता है, बीच में पानी का तो लेवल बनारस के अंदर ही बहुत खराब है। उसके बाद बक्सर तक चले जाएं तो मतलब क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है तो पता नहीं चलता इतना ज़्यादा कि पॉल्यूटेड है। लेकिन हाँ, जैसे ये बनारस से आगे जाके गाजीपुर से पहले जौनपुर के बीच में वो जो जहाँ पर गोमती मिलती है, तो गोमती भी, मारकंडे, हाँ कैथी, हाँ जी, कैथी में जी। तो वहाँ पर भी जो है वो नदी भी पॉल्यूटेड है, गोमती बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये सीधे जाती है अपने बक्सर में, जहाँ पर ये क्या नाम है, चौसा में जो है कर्मनाशा नदी मिलती है। तो उससे बीच में मैंने देखा कि बक्सर में भी देखा हर जगह सीवर लाइन जारी है, नदी का नाले का पानी भी जा रहा है, ये हर जगह पे हमने देखा। दूसरी चीज जो इसके अलावा है, क्योंकि बिहार में फिर नदी बड़ी होती चली जा रही है, अब उसमें बड़ी बड़ी नदियां मिल रही हैं। तो पटना में फिर गंडक मिलती है, नारायणी गंडक जिसे बोलते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो अब उसका स्वरूप बड़ा होता चला जा रहा है नदी का। लेकिन पॉल्यूशन का भी लेवल पटना में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आगे बढ़ो तो बिहार के जो कुछ हिस्से हैं उसमें नदी बहुत खूबसूरत है। जैसे भागलपुर का पूरा कहलगांव एक क्षेत्र है, बहुत सुंदर वहाँ पर है, वो डॉल्फिन अभ्यारण्य का क्षेत्र है। फिर झारखंड में आप चले राजमहल, बहुत सुंदर लगती है नदी। लेकिन इन पूरे क्षेत्रों में प्रदूषण का सवाल तो एक तरफ है, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है नदी के जल स्तर में कमी होने के कारण से वो स्प्रेड कर रही है, यानी कि फैल रही है। और खेती पे सबसे बड़ा संकट आने वाले दिनों में मैं यूपी बिहार में खास करके देख रहा हूँ, नदियों के दोहन के कारण से। अच्छा। और ज़्यादातर जो क्षेत्र है खेतियों का, वो मतलब जैसे आपने कहा डेल्टा बन रहा है बहुत जगह पे। डेल्टा बनने के कारण से क्या हुआ, मैं कन्नौज में गया आपको बताऊं तो कन्नौज में मैंने एक किसान से बात की जो संगम पे रामगंगा का गंगा से होता है। तो मैंने ऐसे ही पूछा क्योंकि पूरा एरिया में जो है रेत ही रहते चारों तरफ, मतलब देख के आप गर्मी, मैंने पूरी यात्राओं में जो है गर्मी के सीजन में बहुत यात्रा की, और हर जगह मतलब अभूतपूर्व किस्म की गर्मी है, जहाँ मतलब आप रह नहीं सकते वहाँ पर पानी का, बनारस से लेकर के और पूरा बंगाल तक। और चारों तरफ अगर देखें तो कई जगह पे आप जो संगम क्षेत्र है या नदी का क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना रेत का इतना डेल्टा बन चुका है, इतना रेत की पूरी बेड उसका किनारे का हो चुका है कि कई बार वो 2-3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तो आप मतलब एक नया रेगिस्तान जो है उत्तर प्रदेश और बिहार बन रहा है, और उसके कारण से खेती की जमीन खराब हो गई। तो कन्नौज में किसान ने हमको बोला कि साहब खेती में कोई फायदा नहीं है, रेती में ही फायदा है। अच्छा। हाँ, तो खेती से क्या करना, खेती है ही नहीं, खेती खत्म, अब इसलिए रेती, तो रेत निकालने का ही काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरी नदियों को जो है अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर उसका काम केवल रेत निकालने का हो गया है, बालू निकालने का हो गया है। पटना और छपरा के बीच में बहुत सारी चीजें जो है, वो तो हमने बताया था कि आप सारण जब जाते हैं यहाँ से, घाघरा, गंगा और सोन नदी का संगम है। चिरान नाम की एक जगह है जो कि बड़ा पुराना, एक्चुअली उसके बड़े अवशेष मिले हैं पुराने सभ्यता के, 2-3 हज़ार 4 साल पहले। लेकिन अब देखिए, जिस जगह को हिस्टोरिकल एक जगह होना चाहिए था, वो जगह की दुर्गति है। वहाँ पर जाकर के आप नदी के तट पे, एक तो संगम पे नहीं पहुँच सकते हैं, 10-15 किलोमीटर दूर संगम खिसक गया, और चारों तरफ रेत रेत रेत। आप 1 मिनट के लिए अगर देखेंगे तो एक नदी में, जिस समय मैं चिरान में गया, कम से कम 500 नाव हैं, बड़ी बड़ी बोट जो होती है, उसी में उन्होंने अपना खाने पीने का सामान रखा हुआ, उसी में रेत ले जा रहे हैं। और 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप अगर खड़े हो जाएंगे तो रेत का आपको जो धुंध है, जो मतलब पूरा डस्ट है पूरी एयर में, वो आपकी जाती है, आप 5 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। और रिवेलगंज से लेकर के क्या बोलते हैं वो, सारण जो जिला है जी, छपरा जिसे बोलते थे, वहाँ तक मतलब 35 किलोमीटर के पूरे हाईवे में, नेशनल हाईवे में दोनों तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े रहते हैं। आपकी गाड़ी में अगर एसी नहीं है तो आप चल नहीं सकते वहाँ पर, चलेंगे तो आप अगले दिन जो है आपको हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ेगा डस्ट का। तो ये बुरी हालत है, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोग जी कैसे रहे हैं। मतलब ये क्या
मतलब लोगों का बुद्धि कहाँ चली गई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल, आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू क्यों नहीं बन रहा है। यही सवाल हो रहा है ना कि भाई चलो उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में तो अब बन रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्सिस्टेंसी आ चुकी है और पार्टियां केवल वो राजनीति के कारण से उसको पर, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों नहीं बन रहा। सवाल है, किसान तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पर मछुआ हो रहा है। तो ये सवाल तो नदियों का सवाल जो है आने वाले समय में वो इतना महत्वपूर्ण है कि खेती से जुड़ा हुआ है, और अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो खत्म, आपकी खेती खत्म। तो इसलिए जो है ये जो रेगिस्तानीकरण है पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का, ये एक चुनौती है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न मैं आज के सेशन में करूंगा आपसे कि जब किसी नदी के किनारे जाइए तो उसकी प्रकृति, चूंकि हम पहली बार देखते हैं जी, हमारा जीवन कितना भी बड़ा और वाइब्रेंट हो, लेकिन किसी नदी के किनारे जाने का हमारा अनुभव संभवतः पहला दूसरा ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। और जैसे ही हम किनारे जाते हैं तो एक अलग तरह की बनावट, अलग तरह की संरचना देखते हैं और वो विलक्षण होती है, दूसरी जगह वैसी नहीं होती है। तो एक पूरे यात्रा में, गंगा यात्रा जो आपकी है जी, उसमें जो रोमांचकारी पल आए, कहाँ कहाँ आए? जी, मैं ये बहुत ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से गुजरा और कानपुर के बाद इलाहाबाद, कानपुर में मुझे बहुत निराशा हुई, मैं कह सकता हूँ। जब मैं गढ़मुक्तेश्वर से लेकर कानपुर का, कन्नौज का बीच का देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई। जो इलाहाबाद से और बनारस के बीच का जो पार्ट है, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, मुझे बहुत आनंद आया कई जगहों पर। मैं इनफैक्ट मांडा भी गया, वीपी सिंह के जन्म स्थान पर भी गया, कि वो भी क्योंकि गंगा के ही आसपास ही है। उसके बाद जब मैंने गोमती का गंगा में संगम देखा, थोड़ा ठीक लगा, बहुत वैसे तो नहीं, लेकिन वहाँ पहुँच सकता था मैं। लेकिन बिहार के बाद जो है कई जगहों पर जो है मुझे बड़ा मतलब, जो बिहार को अगर उस समय ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कई जगहों पर नदी बहुत सुंदर है। जैसे कहलगांव का जो क्षेत्र है, भागलपुर का जो क्षेत्र है, भागलपुर के बाद कहलगांव आता है। कहलगांव तो वो विद्युत परियोजना, हाँ जी, वो एनटीपीसी का भी वहाँ पर है, और वो डॉल्फिन अभयारण्य है। तो कहलगांव से लेकर के और सुल्तानगंज एक जगह है जहाँ से बाबा धाम के लिए लोग पानी भर के जाते हैं। तो गंगा नदी अभूतपूर्व है। और एक चीज़ जो मेरी दिलचस्पी की थी उसमें, वो वहाँ पर मुझे मिली, वो था कि गंगा का जो बुद्धिज्म से नाता है। ये कहलगांव असल में बुद्ध की उस पे है, मतलब वो पूरा बौद्धिक इलाका है। और क्योंकि उसके बाद झारखंड का इलाका लग जाता है, ऑलमोस्ट भागलपुर झारखंड ही था। तो हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर विक्रमशिला है कहलगांव से 7 किलोमीटर पे। तो यानी कि विक्रमशिला के जो अवशेष हैं वो कहलगांव से स्टार्ट होते हैं। अगर आप भी खोद दें तो विक्रमशिला जो बौद्ध काल में सबसे हमारा एक ऐतिहासिक, जैसे वो ना ग्लोरियस चैप्टर है हमारे देश के शिक्षा के लिए भी, वो वहाँ पर है। तो उसके बाद जब बाबा तो ये सुल्तानगंज में जब गया तो सुल्तानगंज में जो अजबैगीनाथ का मंदिर है, उसके बाहर मैंने जो फोटोज, जो आकृतियां बनी हैं चट्टानों पर, वो सब बुद्धकालीन है और बुद्ध की हैं। हालांकि लोगों ने पेंट करके, किसी ने उनको हनुमान जी का कलर दे दिया, विष्णु का बना दिया, ये कलर बना किया, लेकिन वो ओरिजिनली जो है मेरे दृष्टिकोण में बौद्ध उसके हैं। उसके बाद वहाँ से चलती है तो बिहार से बड़ा, जैसे बनारस के बीच का जर्नी होता है, वैसे ही क्या है कि कहलगांव के बाद ये कुर्सेला जाती है। कुर्सेला, और कुर्सेला में जो है इसका संगम होता है कोसी से। तो कोसी का संगम जब मैंने देखा तो गर्मी था, कुछ पानी था ही नहीं और बहुत खराब था। लेकिन जब कुर्सेला से आगे निकलती है तो एक बड़ा ऐतिहासिक जगह जो भूल गए होंगे लोग, वो रेलवे के नेटवर्क में था। अच्छा। उसका नाम है मनिहारी। हाँ, मनिहारी। मनिहारी जो है वो कटिहार जिले का हिस्सा है, और मनिहारी से लेकर के और साहिबगंज तक गंगा के बीच में अभी भी शिप चलते हैं, बड़े बड़े वेसल्स। अच्छा अच्छा, मतलब कार्गो शिप्स। तो जब मैं मतलब मनिहारी से, मैं तो इधर से साहिबगंज से निकल गया था, तो मेरी साहिबगंज और मनिहारी के बीच की एक यात्रा हमने, क्योंकि हमको वापस पटना जब आना था तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था वो रोड उतना ज़्यादा गाड़ी से। तो लोगों ने कहा कि साहब आप
जहाज से जाइए। तो मेरे इमेजिनेशन में नहीं था कि ऐसा भी स्थिति होती है कि भाई गाड़ी भी जहाज में चली जाएगी। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी 5-6 किलोमीटर दूर उसका पोर्ट था साहबगंज का। तो वहाँ गए, वहाँ पोर्ट में जो है लाइन लगी रही, तो कम से कम 70-80 ट्रक थे बड़े बड़े, जो 22 वो होते हैं ना पहिए वाले, 25 पहिए वाले, वो खड़े हैं सब रेत के और उसके भरे हुए। तो मैं सोचने लगा कि ये ट्रक क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोला कि ये सब जाएंगे जहाज में। तो मैंने कहा हमारा तो नंबर नहीं आएगा। सब मेरे दिमाग में तो ये था कि हम कैसे जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंचे कटिहार। तो थोड़ी देर बाद जब वो एक आया जहाज, तो उसने कहा कि नहीं, ये पैसे उसे लेना शुरू किया, टिकट काटना शुरू किया। तब मैंने कहा कि भाई चले जाएंगे सब लोग। बोला हाँ ये सब जाएंगे, कोई चिंता मत करिए आप। तो जब वो शिप आया तो उसमें जो है कम से कम 1 दर्जन कारें थी, कम से कम 3 दर्जन बड़े बड़े ट्रक थे। अरे वाह। और ये गंगा पे चला। तो ये मेरे लिए सबसे रोमांचक, मतलब मैं कहता हूँ कि इस यात्रा में जो है सबसे रोमांचक क्षण ये था मेरे लिए कि ये अभूतपूर्व था मेरे लिए देखना। मैं विदेशों में देखा है इसको, मतलब कंबोडिया में था तो वहाँ जो मैकॉन रिवर है, मैकॉन्ग रिवर, तो उसमें जो है बड़े बड़े लोग बाइक लेके सीधे घुस जाते हैं, कार आ रही सीधे चढ़ जाएगी। ये वैसे ही है बिल्कुल, कोई इस पे हिलना उलना नहीं पड़ता। उसने खोला, ट्रक के ट्रक अंदर जा रहे हैं, लाइन पे लग रहे हैं, इधर से बीच में कारें खड़ी कर दी, इधर कोई बाइक वाले हैं, सब जाके 45 मिनट की यात्रा थी, लेकिन बहुत मेरे को आनंद आया उसमें। और मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा जो है मैं बोलूँगा एडवेंचर था, गंगा पे जो है बड़े शिप में, कार्गो शिप में चलना। मैंने लगभग 35 बड़े बड़े ट्रकों, हाँ जी, और लगभग 12, 13, 15 कारों, हाँ, और नहीं कुछ तो 300 आदमियों से भरे हुए इस जहाज की यात्रा। जहाज के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अभूतपूर्व था मेरे लिए कि जैसे आप थोड़ा और भी आगे जाते हैं तो फरक्का हाँ जी का पूरा इलाका आता है जी और फरक्का में नदी की अलग तरीके की दुर्दशा दिखाई पड़ती है जी। पाट बहुत चौड़ा है, कई किलोमीटर का फैला हुआ है, लेकिन वहाँ का पूरा जो पर्यावरण और वहाँ का जो सामाजिक जीवन है जी, वो संभवतः काफ़ी प्रभावित है। आपको क्या प्रभाव समझ में आता है? देखिए फरक्का बांध जो था, मतलब अब जब हम जैसे बिहार के बाद झारखंड से ही जो बंगाल की खाड़ी का असर है वो गंगा नदी पे दिखाई देता है। उसका चौड़ा भी होता है, टाइडल वेव्स आती हैं, है ना, जिसे उत्तर वाहिनी बोलते हैं। जो बनारस में उत्तर वाहिनी गंगा को बोला जाता है, वो साहिबगंज में भी है। अच्छा। और वो जो मैं बता रहा हूँ 2 जगहों पे, जहाँ मैं सुल्तानगंज और कहलगांव, वो सब उत्तर वाहिनी है। तो बड़ी लहरें आती हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, लोग स्नान करते हैं। फिर साहिबगंज के बाद फरक्का और साहिबगंज के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का एक हिस्सा है जो लोगों को अभी पता नहीं है, वो है राजमहल। और राजमहल जो था वो अविभाजित बंगाल की, जब बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था, उसकी राजधानी था। राजमहल को बनाने वाले थे राजा मान सिंह। अच्छा। अभी मैं इसलिए ला रहा हूँ इसको, इन चैप्टर को, कि देखिए कैसे है, हम आज की डेट पे हम ये बोलते हैं कि मान सिंह जो थे वो अकबर के सबसे क्लोज सलाहकार थे, और अफगानिस्तान उन्होंने जीता, बंगाल उन्होंने जीता, तो बंगाल का उनको सूबेदार या गवर्नर जिसे बोलते हैं, वाइसराय, अकबर ने बना दिया। और उसके बाद उन्होंने जो उसके लिए चुनाव किया तो उन्होंने राजमहल 7 किलोमीटर के एरिया में था, और राजमहल हिल्स हैं जहाँ से गुमानी नदी निकलती है। अच्छा। और वहीं पर ही कई झरने हैं बहुत, मतलब अभी तो वहाँ पर कोयला के सबसे बड़े वो हैं, खदान हैं, पूरा वो है। तो फरक्का से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और राजमहल एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर फाट बड़ा चौड़ा है। वहाँ से जब, तो क्या होता है कि ये राजमहल, ये मतलब साहिबगंज के बाद से ही जो है ना, गंगा जैसे आप कह रहे हैं स्प्लिट होती है, फिर जुड़ती है और टापू बनते चले जाते हैं हर जगह पे। तो फरक्का का देखिए, जब जो सोचा गया था वो ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश लोग जो थे वो भारत को अपनी एक एसेट के तौर पे देख रहे थे। एक मतलब उनके लिए इंडिया जो था ज्यूल था, उनका एम्पीरियल ब्रिटेन का सबसे बड़ा हीरा था। और इसको वो एक्चुअल में मतलब इसका विकास भी करता और अपने लिए इसका माल भी लेके जाते, दोनों चीज़ें थी उनके लिए। तो उन्होंने यहाँ पर रिवर लिंकिंग की, उन्होंने यहाँ पर हर जगह पे, आप पुराने खोदेंगे तो आपको मिलेगा कि सब अंग्रेजों ने लाके कौन नदी कहाँ से जोड़ी, का नदियों की ओरिजिनल कई जगह पे स्प्लिट हुए। और एक फ़र्क उन्होंने ये किया कि जहाँ पर भी उसको देखा उसको उन्होंने मेन रिवर बना दिया।
पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ये नहीं तो कोई अलग से कोई उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन ये एक इमेजिनेशन होती है लोगों की। तो फरक्का को जो बांध बनाया गया था, उसकी परियोजना का सोच था कि अंग्रेजों के लिए जो था कोलकाता बहुत महत्वपूर्ण था। और कोलकाता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ से जो पूरा यहाँ का जो पूरा सामान जाएगा उनको ग्लोबल अपने हेडक्वार्टर लंदन तक पहुँचाने के लिए पानी के जहाज़ों की ज़रूरत थी। तो ढाका था, कोलकाता था। तो ढाका की भी स्थिति ऐसी थी जैसे कोलकाता की है, वहाँ भी नदी थी, कोलकाता में भी नदी थी, लेकिन नदी में पानी का लेवल इतना नहीं था कि उसमें बड़े शिप आ सकें। और इसके कारण से जो है मतलब हमेशा से ये क्राइसिस बनी रही। तो उन्होंने ये पूरा प्लानिंग किया कि भाई इसको जो भागीरथी नदी है ये तो आती है, लेकिन इसके लिए एक वहाँ से एक चैनल लेक अलग खोल दिया जाए। और चैनल कई बन रहे थे नदियों में, ऐसा नहीं कि वो बनते हैं बिगड़ते हैं। ये बंगाल और बंगाल की खाड़ी तक गंगा की यात्रा एक बिल्कुल अभूतपूर्व एक दूसरे किस्म की है। यहाँ आपको पता चलेगा कि नदी बनती कैसे है, बिगड़ती कैसे है। मतलब वही गंगा आगे जाके 4 हिस्सों में बट गई है, 6 हिस्सों में बट गई है, फिर जुड़ गई है, फिर उससे कई नदियां निकल गई हैं। अच्छा, हाँ, गंगा से ही कई नदियां, गंगा से ही कई नदियां उनके नाम भी अलग अलग हाँ हाँ, उनके नाम अलग अलग हैं। जब हम फरक्का के बाद जब आते हैं तो फरक्का के बाद एक जस्ट अबाउट 40 किलोमीटर के बाद एक जगह है निमिटिटा, जो मैं आपको बता रहा था। निमिटिटा में जो है क्या नाम है, जो बंगाली के बहुत बड़े सत्यजीत रे जी, उनकी एक फिल्म थी जलसा घर जी। तो जलसा घर जो है वो उस राजबाड़ी में उन्होंने शूट की थी 1952 में, उसको अवार्ड भी मिले। और वहाँ पर गंगा जो है 2 हिस्से में स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, एक सीधे बांग्लादेश की तरफ जाती है, दूसरी भी बांग्लादेश की तरफ जाती है, लेकिन वो उससे को बीच की दूरी कम से कम 4-5 किलोमीटर हो जाती है। और अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर करीबन 20 किलोमीटर के बाद जो है वो उस हिस्से से जो है, जो आधा हिस्सा होता है, उस हिस्से से एक छोटा सा हिस्सा उसका राइट टर्न ले लेता है। तो जो राइट टर्न लेता है वो हिस्सा कहलाता है भागीरथी। और भागीरथी नदी जो है ये फिर पूरा बंगाल की नदी बन जाती है, मुख्य नदी। तो ये भागीरथी आगे बढ़ती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस भागीरथी को जो है और पानी देने के लिए जो है वो फरक्का से एक फीडर कैनाल निकाली। अच्छा, तो फीडर कैनाल निकाल के वो इसमें मिलती है 38 किलोमीटर के बाद एक जगह पे। तो इसका पानी और मतलब सेल हो जाता, बड़ा एक बड़ा विशालकाय बन जाती, ताकि वो हुगली में जो है पानी भरा रहे और फिर उससे जहाज जाए। तो फिर ये नदी आगे बढ़ती है यहाँ पर। तो बाकी वो दूसरी वाली धारा सीधे आगे निकलती है और वो फिर कुछ दूर जाके लाल गोला एक जगह है, तो लाल गोला के पास में ये नदियां मिल करके फिर बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। जो बांग्लादेश का जो जिला है गोदागिरी, वहाँ पर ये होती है। तो वहाँ बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ फिर मेघना और इसकी अलग अलग धाराएं मिलती हैं। लेकिन कोलकाता में क्या है कि मतलब बंगाल में क्या है कि एक भागीरथी बनी। अब ये भागीरथी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे इसमें बेरहमपुर है, मुर्शिदाबाद है, प्लासी है, और फिर एक जगह है नवद्वीप। तो नवद्वीप धाम जो है वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। और वहाँ पर इसमें एक नदी और आती है, वो मिलती है जालंगी नदी। अच्छा, तो जालंगी नदी जो है वो फिर वो पद्मा से कटती है। तो पद्मा से कट के वो दूसरे बॉर्डर पे जो है नदिया का जो बहुत जालंगी एक जगह है, नदिया जिला, हाँ नदिया जिले में जालंगी है। तो जालंगी पे एक पद्मा से एक धारा कट के निकलती है और कई और धाराओं से मिलजुल के ये फिर उधर आती है। तो वो जालंगी की वो धारा और भागीरथी की ये धारा नवद्वीप धाम में मिलते हैं। उस जगह का नाम है मायापुर। तो मायापुर में एस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है आज की डेट पे, और बहुत खूबसूरत संगम है। मतलब उत्तराखंड के बाद ऐसे संगम देखने में बहुत कम मिलते हैं, तो यहाँ पर वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। और वहाँ से ही ये इस रिवर को जो है टाइडल रिवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। टाइडल मैंने जिसमें ज्वार भाटा आता रहता है, तो नीचे आती है सीधे, और इसको फिर हुगली वहाँ से बोलना शुरू करते हैं। हालांकि बंगाल के जीवन में बंगाली लोग इसे गंगा या भागीरथी ही बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी से हुगली बोलते थे, बाकी और कॉमन बंगाली जो है, क्योंकि इसके लिए गंगा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए वो उसको बंगाली उसको भागीरथी या गंगा ही बोलते हैं। और फिर वहाँ से आके जो है ये नदिया से नवद्वीप से आगे निकलती है, और आगे निकल के एक जगह आती है त्रिवेणी। अब देखिए, माइथोलॉजी ऐसी चीज है कि उतने दूर उत्तराखंड से लेकर वहाँ जाके कैसे सब एक से मिल रहे हैं। तो त्रिवेणी में भी आके जो है एक जमाने उड़ीसा के कोई राजाओं का वहाँ पर बड़ा
पुराने वो हैं, अभी भी लोग स्नान करते हैं। तो इसकी 3 धाराएं बनती हैं, अभी कोई दिखाई नहीं देती ज़्यादा, और लेकिन वो बड़ा ऐतिहासिक जगह है। और फिर उसके बाद एक जगह आती है हुगली। तो हुगली में तो अंग्रेजों के टाइम का पुल है, बैंडल एक जगह है, और फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है कलकत्ता की तरफ। बहुत अच्छा, आपने एक रोमांचक यात्रा जो शुरू हुई थी आपकी पहाड़ से, वो गंगा सागर तक लगभग पहुंच ही चुकी है। हाँ, गंगा सागर और में मुझे हो चुकी लगता है। है कि आगे आप यात्राएं अपनी जारी रखेंगे, पद्मा नदी के किनारे भी जाएंगे, मेघना के भी किनारे जाएंगे, इछामती वगैरह के तो जी किनारे आप जा ही चुके हैं। जी और मुझे लगता है कि ब्रह्मपुत्र भी थोड़ा और आगे जाके उल्टी दिशा में, जी। उत्तर की साइड में, आप उससे भी मिलेंगे। वो भी एक देखिए उसकी कहानी भी आपको थोड़ा सी जोड़ दूं यहाँ पर केवल, क्योंकि आप जब ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं तो देखिए ये एक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रकृति का कितना बड़ा यूनिकनेस है, एक चमत्कार। हम गंगा जमुना का संगम यहाँ बोलते हैं इलाहाबाद में, गंगा जमुना का संगम एक बांग्लादेश में भी होता है। अच्छा। आपको अब ये ब्रिटिश काल में जो है, जिस रिवर को हम बांग्लादेश के हिस्से में पद्मा बोलते हैं, वो बांग्लादेश की एक जगह का नाम है, राजशाही जिले में है। और तो वहाँ पर ये नदी जो है, वहाँ तक एक गुलांडो नाम की एक जगह है। तो वहाँ पर ये नदी में मिलती है जमुना नदी। ये जमुना नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र की लोअर पार्ट को जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र के 2 हिस्से हैं। अच्छा, एक एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। एक लोअर पार्ट जो बहुत विशाल है वो जमुना है। देखिए इलाहाबाद में भी जमुना बड़ी है, यहाँ भी ये जमुना जो है बहुत बड़ी है। तो ये गंगा जो यहाँ से जाती है, ये दौलताबाद या दौलतादाद पता नहीं क्या जगह है, वहाँ पर ये मिलती है। और वहाँ से फिर ये पद्मा होती है। तो ब्रिटिश पीरियड में वहाँ से पद्मा थी। अभी तो क्योंकि सबने ये बोल दिया बांग्लादेश में पद्मा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हिस्टोरिकली जो है पद्मा जो है गंगा और जमुना के संगम के बाद बनती है। अच्छा। तो ये ब्रह्मपुत्र के इस हिस्से को आपने नाम दिया, ये क्या नाम है, जमुना। और ब्रह्मपुत्र का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मिलती है तीस्ता नदी। एक चिलमारी एक जगह है, वहाँ पर तीस्ता नदी जब मिलती है तो वो बन जाती है मेघना। और जब मेघना नदी आगे आती है तो ये पद्मा के साथ में ये मिलती है, एक जगह है बांग्लादेश में चांदपुर। तो चांदपुर में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, मेघना और पद्मा। और फिर ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और मेघना फिर जो है उसका बे ऑफ बंगाल में विलय होता है। विद्या भाई, आप इतने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। हम लोग साथ साथ यात्राएं कर भी रहे हैं, वीडियो के जरिए भी और तमाम सारी चीज़ों के जरिए। आज आपने बहुत ही अच्छा सेगमेंट बताया अपनी यात्रा का, और आपकी यात्रा के अगले चरणों की हम बातचीत के जरिए से उसको और लोगों से परिचित कराएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमजी भाई, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि यात्राएं जारी रहेंगी और आपके साथ भी उनको साझा करते रहेंगे।